नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आनंद में, मजे में। चलिए, सभी को राम राम। अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हिंदी के जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात कर रहे थे, जो हमारी नींव ऐसी मजबूत बनाए गए इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के द्वारा, जिस पर हम हमारी हिंदी ग्रामर या जनरल हिंदी की हम हमारी इमारत खड़ी करेंगे। आपका कल खूब मैसेज आया कि सर स्टे लग गया दोबारा से एसआई पर। देखिए मित्र, जो व्यवस्था है ना, अब मेरे तो जितने भी जो अपने प्रिय मित्र हैं, बंधु हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैंने हमेशा यही कहा है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी, स्टेट पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैंने कहा है कि साहब आप यूपीएससी पे ध्यान दो। किस पे ध्यान दो? यूपीएससी पे ध्यान दो। और ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी पे ध्यान दोगे तो आपका आरएस नहीं निकलेगा। और आजकल जो आरएस का पेपर है वो इतना डायनेमिक है, आपने प्रश्न इस बार के देखे ही होंगे ना। तो एक साल में निकल जाता है, क्या पता आपके प्रारब्ध ने आपको कहाँ पर पहुंचाने के लिए बैठाया और आप कहाँ पर लगे हुए हैं। अब 21 से लेकर मित्र 25 आ गई, कोई अता पता नहीं है क्या हो रहा है। ऐसा ही का है। ये जितने भी राजनेता है ना मेरे मित्र, खास तौर पे इससे पिछली वाली जो सरकार थी, वो बहुत श्रूड है, बहुत दिमाग है उनके पास, बहुत दिमाग है। कैसे उसको उलझाना है, क्या करना है। हमारी जहाँ सोच खत्म होती है ना, वहाँ उन नेताओं की सोच चालू होती है। उनको मूर्ख मत समझना, दे आर वेरी ब्रिलियंट। बस अपनी ब्रिलियंसी को थोड़ा सा गलत दिशा में वो काम में ले रहे हैं, और भरपूर ऊर्जा होती है इनमें। चलिए, उस विषय को तो अब छोड़ते हैं। तैयारी करनी है तो तैयारी करते रहिए आप। भाषा, लिपि और व्याकरण हमने स्टार्ट किया था, और जो कुछ मूल टर्मिनोलॉजीज है उनको हमने समझा था। जैसे भाषा के बारे में हमने समझा था, ये मन की बात बोलकर और लिखकर जो हम प्रकट करते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। और हिंदी राष्ट्रभाषा, 14 सितंबर को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया था, तो उसी को हम हिंदी दिवस के रूप में भी बनाते हैं। बोली क्या है, क्षेत्रीय रूप के बारे में हमने चर्चा करी थी भाषा के। लिपि, लिखने के ढंग को मैंने आपको बताया था। जैसे 10 रुपये मैंने लिखा हुआ है, ये हिंदी लिपि में लिखा हुआ है, नीचे 10 रुपये है, ये अंग्रेजी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है मेरे मित्र। व्याकरण के हमने परिभाषा देखी थी। भाषा के जो शुद्ध प्रयोग हैं, उनके नियमों का शास्त्र क्या है? व्याकरण है। व्याकरण के हमने 3 अवयव देखे थे, वर्ण, शब्द और वाक्य। इसके बाद हमने वर्ण विचार, जिसको फोनोलॉजी बोलते हैं, उस पर आ गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वर्ण, ध्वनि के जिसके टुकड़े ना हो सके उनको हमने वर्ण बोला था, जैसे न, प, ट, घ। और इनका भी एक व्यवस्थित क्रम होना चाहिए और जिसका अर्थ निकलना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। मतलब वर्णों का सार्थक मेल। उसके बाद हमने ये जो इस बार 2024 अक्टूबर में मानकीकरण किया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने, उनके अनुसार अब 53 आपके वर्ण हो गए। तो हमने वो वर्णों का एक बार विभाजन समझा था। उसके पश्चात हमने इसका एक ब्रॉड विभाजन कर दिया था, जिसको यहाँ पर हमने देखा था। ठीक है, मूल वर्ण है, स्वर व्यंजन में बांट दिया था। मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, संधि स्वर, संयुक्त स्वर। अब जो संधि और संयुक्त है ना, इसमें बेसिकली जब एक तो सेम में इसके आगे जो मैंने इसका विभाजन किया है स्वर का, उसमें और क्लियर कर दूंगा। सजातीय और विजातीय, जैसे कि अ और अ मिलके आ बना रहे हैं, अ और ई मिलके क्या बना रहे हैं? ए बना रहे हैं। जैसे तो इस प्रकार से हमने सजातीय और विजातीय दोनों के स्वरों के भेद हम आगे और देख लेंगे। व्यंजन को हमने 3 भागों में बांटा था, स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म। 33 व्यंजन है, 11 स्वर हैं। मूल स्वर हमने देखे थे कितने हैं मित्र? 4 ही हैं, अ, ई, उ, री। संधि स्वर, संयुक्त और दीर्घ, इनको मिला के कितने हैं? अ, ई, उ, ए, ओ, औ। एक बात का और ध्यान रखना, मात्राएं की यदि मैं बात करूं, स्वर तो है 11, लेकिन मात्राएं कितनी है? 10। अ मात्रा नहीं है। बेसिकली इनको वर्तनी बोलते हैं, लेकिन हम मात्रा शब्द को काम में ले रहे हैं, तो ठीक है, जो अभी चलन में आया हुआ है उसको आप देखते चलो। मात्रा और वर्तनी में फर्क है। ठीक है, ये वर्तनी है जितनी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अंग और अह, ये भी हम स्वर में लिखते हैं लिखने को, लेकिन मेरे से क्या है? अयोग वाह है। जिनका योग मतलब जिसका वहन नहीं हो सकता, उन्हीं को अयोग वाह कहते हैं। क्लियर? स्पर्शी 25 है, क से लेके म तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, संधि में भी काम में आएंगे। अंतस्थ, यरलव, ऊष्म, श, श, स, ह।
इसके पश्चात हमने इसका और विभाजन आगे बढ़ाया था। संयुक्त व्यंजन 4 थे, जैसे 11 स्वर, 33 व्यंजन, 44 हो गए। संयुक्त व्यंजन 4 हो गए, टोटल 48 हो गए। 48 में 4 और जोड़े थे हमने, उच्छिप्त और अनुस्वार, ढ ढ और अंग और अह विसर्ग जोड़ा था, अनुस्वार और विसर्ग, ये 4 और जोड़े थे, 52 हो गए थे। अब ये एक विशिष्ट वन और जोड़ दिया है आपका ण करके, ये 53 हो गए। क्लियर, अब 53 हो गए हैं। और ये हमने देखे थे कौन से, संयुक्त व्यंजन, श्र श्र तक त्र ज्ञ। ठीक है, इसको विज्ञान को हमने बोला था, विज्ञान ने ज्ञ नहीं पढ़ते हम इसको, वैसे देखा जाए उच्चारण इसका ज्ञ है, विज्ञान बोलते हैं इसको। आगे हमने स्वर की कुछ मात्राएं समझने का प्रयास किया था। और ये मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी, विलोम शब्द युग्म, शब्द युग्म उसके आगे हैं, ये शब्द युग कहाँ गए मेरे मित्र, हाँ ये शब्द युग आ गए, ये पारिभाषिक शब्दावली है आपकी, पर्यायवाची 4 दिए थे, इनको अभी अपन लास्ट में देखेंगे। क्लियर, चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना आगे का भाग। देखो अनुस्वार और अनुनासिक, एक तो इसको आज हम देखेंगे, इसी के साथ साथ मेरे मित्र हम देखेंगे जो र के प्रकार में आपसे कह रहा था, रकार है, रैफ है, ये र में थोड़ा सा आपको भेद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, उसके आपके मूल में आपको बातें बता दूंगा। इसी तरीके से अनुनासिक और अनुस्वार, अनुस्वार का अंग्रेजी में मतलब होता है सेमी नेजल, ये नाक के लिए बोल रहा है नेजल, ठीक है मेरे मित्र। और एक अनुनासिक हो गया नजल। इनके बारे में चर्चा कर लें। अब देखो, यदि मैं बात करूं किसकी, अनुनासिक की, किसकी बात करूं, ये जो अनुनासिक का जो उच्चारण होता है ना मेरे मित्र, अनुनासिक का जो मेरे मित्र उच्चारण होता है, उसको हम उच्चारण जब करते हैं तो ये जो अनुनासिक है, ये बेसिकली आपके मुख और नासिका दोनों से इसका उच्चारण होता है। और इसको हम कैसे बताते हैं, चंद्र बिंदु के रूप में बताते हैं। कैसे बताते हैं, चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। और अनुस्वार को हम कैसे लिखते हैं, ये ऊपर बिंदी लगा के लिखते हैं। क्लियर, इनका मैं आपको बहुत अभी विस्तृत भेद बताऊंगा, आप चिंता मत करना। इसमें बस एक छोटा सा, हाँ ये मेरे मित्र उल्टा आएगा अंग्रेजी है ना, नेजल और सेमी नेजल। अनुसार तो हो गया नेजल और ये हो गया सेमी नेजल। सेमी नेजल का मतलब हो गया मुंह प्लस क्या हो गया मेरे मित्र, आपके नाक से। और नेजल कहां से उच्चारण निकलेगा, केवल नाक से। क्लियर है, मुंह को मैं मुख कर देता हूं, मुख। और नेजल जो है, अनुस्वार जो है, उसका उच्चारण केवल नासिका से निकलता है। अच्छा, ये आपको मैंने कचट तप करके 5 वर्ग बताए थे। इस 5 वर्ग के ये जो पंचम वर्ण है, ये जो पंचम वर्ण है ना मेरे मित्र, इन पंचम वर्णों का प्रयोग किस में करते हैं, हम अनुस्वार में करते हैं। समझना एक मेरी बात, मैं इसको मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। ये जो पंचम वर्ण है ना मेरे मित्र, आप इनका उच्चारण करके देखें। पहले तो आपको इसका उच्चारण मालूम होना चाहिए कैसे बोलते हैं, आजकल के अंग्रेजी और हिंदी के विद्यार्थी को मालूम नहीं है। जैसे क ख ग घ अंग बोलते हैं इसको, च छ ज झ अण बोलते हैं, ट ठ ड ढ ण बोलते हैं, त थ द ध न बोलते हैं, प फ ब भ म बोलते हैं। समस्या किस में आती है, इन 3 में आती है, अंग, अण और न। अणा, ये आपको मैं बताऊंगा जिह्वा को कहाँ टकराते हैं तो ये ध्वनि निकलती है। ये जो पंचम वर्ण है ना, यह है जहां शब्दों में प्रयोग में आ रहे हैं, वहां पर हमारा क्या लगता है मित्र, अनुस्वार लगता है।
आप ये जो पंचम वर्ण है ना, नाक बंद करके एक बार बोलिए, जैसे मैं बोलता हूँ नाक बंद करके न, 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 तो आपकी ध्वनि नहीं निकलेगी। जैसे अड़ा अड़ा अड़ा, इसको बंद कर लोगे आप तो आप बोल नहीं पाओगे। मतलब कि नाक से जो आपकी वायु निकलती है, तभी इन वर्णों का शुद्ध उच्चारण होता है। अंग, अब मैं जैसे बोल के देखो, आप नहीं बोल पाओगे। अंग ऐ निकलेगा, अड़ा अड़ा ड ड ड ब, शुद्ध उच्चारण निकलेगा नहीं, अगले को पता नहीं चलेगा क्या बोल रहे हैं। तो ध्यान रखना, अनुस्वार का जो उच्चारण होता है केवल नासिका से होता है। अनुसार वर्ण वाला के जो पांचों वर्ग हैं, उसके जो अंतिम वर्ण है, पंचम वर्ण है, ये ध्यान रखना। इन्हीं को यूज लेके हम अनुस्वार का भी भेद समझेंगे। स्पष्ट आ गया। और हमने ये भी देख लिया था, ये जो हमारी शिरोरेखा है, इसको शिरोरेखा बोलते हैं। इस शिरोरेखा के ऊपर हम इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? बिंदी लगा के करते हैं। क्लियर है? और इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं किसकी, अनुनासिक की, तो जिसको मैं कैसे प्रदर्शित करता हूं? चंद्र बिंदु के द्वारा प्रदर्शित करता हूं। क्लियर है? अब एक बात और समझो कि जब मुंह और नाक दोनों से आपकी ध्वनि निकलती है, तो उसको हम बोलते हैं अनुनासिक, जिसको आपने क्या कहा? सेमी नेजल कहा। सेमी नेजल मतलब अनुनासिक। क्लियर है? अनुनासिक व्यंजनों को काम में लेके जब आप शब्द का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की ध्वनि आपकी निकलती है। मैं आपको बड़े स्पष्ट तरीके से अभी बताऊंगा, चिंता मत करना। अच्छा, एक बात देखो, ये तो क्या है मेरे मित्र? हंस। और ये क्या है? हंसना। हंस पे क्या लगा हुआ है? अनुस्वार लगा हुआ है। हंसना पे क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु लगा हुआ है। हंस का अर्थ हम क्या बोलते हैं? पक्षी। क्या बोलते हैं मेरे मित्र? पक्षी। हंसना क्या है मेरे मित्र? एक क्रिया है। एक क्रिया है। ये जो नीचे आया है ना र, इसके बारे में भी अभी हम देखेंगे। तो आप देखो कि केवल अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग बदल दूं मैं अगर, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब क्या मैं हंसना ऐसे लिखूंगा तो गलत नहीं हो जाएगा क्या? ये बिल्कुल वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी। और इस हंस को मैं यदि ऐसे लिख दूंगा तो क्या ठीक है? क्या नहीं, गलत हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग आप बदल देते हो तो अर्थ ही बदल जाता है। स्पष्ट है? अब एक बात और देखो इसमें मजेदार। जैसे कि मैंने बोला अनुस्वार का एक शब्द अंदर, क्या बोला? क्या बोला मेरे मित्र? अंदर। क्लियर? अब जो मैं उच्चारण कर रहा हूं, अ के बाद एक न की ध्वनि बोल रहा हूं, अंदर। क्या बोल रहा हूं? अंदर बोल रहा हूं। ठीक है? एक और शब्द बोलता हूं, देखो, गंगा। इसको मैं आगे बताता हूं, है ना, यहां आपको ज्यादा स्पष्ट होगा। जैसे मैंने बोला गंगा, चंचल। पहली बात तो ये ध्यान रखना, जैसे ही मैंने गंगा बोला तो ग के बाद अणा की आवाज आपको आई। स्पष्ट है? चन चल, तो च के बाद आपको जो अनुस्वार की ध्वनि सुनाई दे रही है, चन चल। क्लियर है? अच्छा, ये जो अनुस्वार वाले शब्द है ना मेरे मित्र, इनको आप बिना अनुस्वार के भी लिख सकते हैं। जैसे ये गंगा है, तो इसमें हम कैसे करेंगे? ये जिस वर्ग का, क वर्ग में जैसे आपके क्या आता है? ग आता है। तो इसका क वर्ग का जो पंचम वर्ण है कौन सा? अंग। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं इसको? गंगा। कैसे लिख सकते हैं क्या इसको हम? गंगा। बिना अनुस्वार के मैंने इसको लिख के आपको दिखा दिया, एक बार देखो इसको अच्छे से। क्लियर है? चलो, सही लिखा है मैंने। अब देखो, चंचल। चंचल को मैं लिख के देखूं, अब देखो चंचल में च है, च वर्ग कौन सा हो गया? ये वाला वर्ग हो गया। च वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? अण हो गया। अब मैं क्या चंचल को ऐसे लिख सकता हूं क्या? चंचल। बिल्कुल लिख सकता हूं।
लेकिन चंद्र बिंदु वाले अनुनासिक वाले शब्दों को मैं इस प्रकार से नहीं लिख सकता। जैसे आंख है, इस आंख को मैं इस प्रकार से नहीं लिख सकता, पंचम वर्ण में इसका परिवर्तन नहीं कर सकता। अभी मैं आपको इसके आगे भेद बताऊंगा तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी चीजें। अब इसको आपको ध्यान में आ गया कैसे आपको अनुस्वार लगाना है मेरे मित्र। अनुस्वार हमेशा बोला तो कैसे जाता है, वर्ण के बाद उच्चारण होता है। जैसे मैंने बोला गंगा, तो ग के बाद अनुस्वार का उच्चारण हो रहा है, लेकिन लगता कब है, जब आपने उच्चारण किया उससे पहले वाले वर्ण के लगता है। जैसे ग इसके पहला वर्ण है, जैसे गंगा, स्पष्ट है। लेकिन ये लगेगा कब, अनुस्वार के रूप में ग पे लगेगा। अच्छा एक चीज और समझ लें, मैंने क्या लिखा, आशीर्वाद। अब आशीर्वाद में ये भी क्या है, र है, ठीक है। लेकिन ये मित्र र कैसा है, ये बिना अरहित र है, मतलब कि छोटा र है। अब मैंने कैसे बोला, इसका उच्चारण सुनो, आशीर्वाद। इसमें र का उच्चारण कैसे हो रहा है, शी के बाद में हो रहा है, आशीर्वाद। ध्यान में आ गया, आशीर्वाद। लेकिन इसमें जो र लगता है, जब उच्चारण होता है उसके अगले वाले वर्ण के साथ लगता है। जैसे मैंने क्या बोला था, आशीर्वाद, तो र के बाद क्या आ रहा है, वाह। तो ये इसके अपने र जो है, रैफ वाला र, इसका उच्चारण जो होता है वह उच्चारण तो होता है जिस वर्ण पर लगा हुआ होता है उससे पहले, और जब हम लिखते हैं इसको तो उच्चारण जब हमने किया उसके अगले वाले वर्ण पर ये लगता है। ये नियम है इसका। जैसे आशीर्वाद आप लिखते हो पर्यायवाची, पर्यायवाची। अब मुझे बताओ इस पे रैफ कहाँ लगेगा, मैंने क्या बोला, पर्यायवाची, पर्यायवाची, क्या बोला, पर्यायवाची। मतलब कि प के बाद र का आपने उच्चारण किया, रैफ वाला र का, तो लगेगा कहाँ, अपने अगले वाले वर्ण के लगेगा। लेकिन मैंने बोला संबंध, जैसे ही मैंने संबंध बोला तो स के बाद क्या बोला मैंने, अनुस्वार की ध्वनि आई, तो ये कहाँ लगेगा, उच्चारण से पहले वाले वर्ण के लगेगा। ऐसे ही बंध बोला मैंने, क्या बोला, बंध, तो ब के बाद अनुस्वार की ध्वनि आई तो ध पे नहीं लगेगा, ये अपने पहले वाले वर्ण के लगेगा। तो संबंध, ये देखो जो हमारी शब्द शुद्धि है ना, उसमें ये नियम काम आएगा। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें आपकी मिलके ही आपके जनरल हिंदी के सब्जेक्ट को शानदार बनाएगी। अब इसमें एक दो बातें और देख लो मेरे मित्र। देखो इसी में जोड़ देता हूं मैं आपको, और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारी बातें 2024 में जो मानकीकरण किया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने, उसमें भी ये बिंदु बता रखे हैं, तो आपको उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्पष्ट है। एक बात और ध्यान रखना, वैसे तो मैं आगे मैंने विभाजन किया है उसमें पूरा बताऊंगा कि ये जो अनुनासिक या चंद्र बिंदु का प्रयोग है, ये हिंदी में देशज और तद्भव शब्दों के साथ किया जाता है। क्लियर। तद्भव और तत्सम हम देखेंगे, जो संस्कृत से उत्पन्न शब्द हैं वो तत्सम है, हिंदी वाले तद्भव है। स्पष्ट है। और इस प्रकार के जो शब्द हैं वहां स्वर मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती हैं, ये आपको मालूम ही है। लेकिन मेरी बात समझो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आपने ये क्यों है, क्यों के ऊपर ये आप जो बिंदी देख रहे हैं ये क्या है, ये अनुनासिक है या अनुस्वार है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये मेरे मित्र अनुनासिक है। अच्छा आप ऐसे लिखते हैं क्या, तो मानकीकरण में जो नियम आए हैं उसमें क्या कहा है कि यदि वर्ण के ऊपर मात्रा लगी हुई है और आपके पास स्थान का अभाव है, जिसको इन्होंने क्या कहा है, स्थान लाघव, लाघव मतलब लघु, छोटा या कम है आपके पास स्थान, तो आप क्या करेंगे, चंद्र बिंदु की जगह क्या लगा देंगे, ये बिंदी लगा देंगे। ये चंद्र बिंदु भी अनुस्वार के रूप में लिखे जाएंगे, ये ध्यान रखना। कब लिखे जाएंगे, जब स्थान लाघव हो आपके पास। स्पष्ट है। मतलब कि ऐसे शब्द जहां स्वर मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती हो और वहां पर स्थान लाघव हो, तो
चंद्र बिंदु भी अनुस्वार के रूप में लिखे जाएंगे। स्पष्ट है? जैसे कि ये आंख है, आंख के ऊपर अपन ने क्या लगाई? चंद्र बिंदु लगाई, आंख। तो ये ध्यान रखो, इसमें तो अपने पास स्थान लगा हुआ, मतलब स्थान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे ही आपने माँ है, माँ के ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो चंद्र बिंदु ही आएगा। आपने हंसना देखा, हंसना देखा था ना, हंसना के ऊपर भी क्या था? चंद्र बिंदु था। आपको पता है वहां, वहां पर भी क्या आएगा? आप देखो उच्चारण में फर्क है अंग और ये चंद्र बिंदु में, अनुनासिक में। अब इसमें कोई भी पंचम वर्ण की ध्वनि आ रही है क्या? वहां में नहीं आ रही ना। अंग, अय, म, न, ण, ऐसी कोई ध्वनि आ रही है क्या? नहीं आ रही ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? चंद्र बिंदु लगेगा। क्लियर? आपने देखा होगा खींचना, खींचना ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब इसका आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये मेरे मित्र ये अनुस्वार नहीं है, ये क्या है? चंद्र बिंदु है। लेकिन खींचना, खींचना में कहीं पर भी आपको पंचम वर्ण की ध्वनि आ रही है क्या? नहीं आ रही ना। अंग, अय, ण, न, म, कहीं पर ध्वनि आ रही है कि नहीं आ रही ना? खींचना, ही। देखो मुख और नाक दोनों से ध्वनि आ रही है ना, ये ध्यान रखना। ये आप कंफ्यूज कहीं हो जाओगे, साहब ये अनुस्वार आ गया, ये कौन सा है? बोल के देख लो। पंचम वर्ण की ध्वनि आ रही है तो फिर आप क्या लगा देना? अनुस्वार लगा देना, नहीं तो अनुनासिक का मतलब चंद्र बिंदु आएगा। स्पष्ट है? अब देखो ये खींचना में हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? अनुस्वार यहाँ पे लगा दिया, अनुस्वार के रूप में लिखा। किसको? चंद्र बिंदु को। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे मेरे मित्र क्या है? स्थान लाघव है। स्पष्ट है? अच्छा, एक और आप नियम ध्यान रखना, ये भी मानकीकरण में से नियम मैं आपको बता रहा हूं। जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों का जब बहुवचन रूप हम लिखते हैं तो उसमें भी चंद्र बिंदु का ही प्रयोग करते हैं। जैसे लताएं, ठीक है मेरे मित्र। लड़कियां, क्या लिखा मैंने? लड़कियां। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं जो लिख रहा हूं उसमें थोड़ा सा ध्यान भी देते रहना मेरे मित्र। मैंने क्या लिखा? लड़कियां। केवल लड़की लिखता तो क पे कौन सी मात्रा आती? बिल्कुल सही कह रहे हो, बड़ी ई की मात्रा आती। लेकिन जब मैंने इसको बहुवचन बनाया तो जैसे ही मैंने इसको बहुवचन किया तो ये या के पहले वाला जो वर्ण है इस पर जो मात्रा आई कैसी हो गई? छोटी हो गई। ये नियम हम आगे सीखेंगे, बहुवचन बनाएंगे तो बहुवचन के जो पूर्ण वाला वर्ण है, अंतिम वर्ण के पहले वाला, वो छोटा हो जाता है। क्लियर है? लड़कियां, लताएं। और ध्यान करें, और कौन से नाम आपको ध्यान में आते हैं? एक तो महिलाएं ही होता है, ऋतुएं होता है, वस्तुएं होता है। इन सब में आप ध्यान करना, क्या लगेगा आपके? चंद्र बिंदु लगेगा, अनुनासिक लगेगा। अच्छा, वधु में वो बड़ा आता है, लेकिन जब आप वधु को क्या बनाएंगे? वधु को यदि आप बहुवचन बनाएंगे तो इसमें मेरे मित्र क्या आ जाएगा? ए पे चंद्र बिंदु आ जाएगी। स्पष्ट है? और भी अनेक उदाहरण हो सकते हैं। महिलाएं, नदियां, नदियां भी हैं। अब देखिए, केवल नदी लिखेंगे तो द पे कैसी मात्रा आएगी? बड़ी की मात्रा आएगी। लेकिन हमने इसको बहुवचन बनाया तो बहुवचन का जो ये इस शब्द का जो अंतिम वर्ण था, इस अंतिम वर्ण से पहले वाले वर्ण पे जो मात्रा है, मात्रा का जो वर्तनी है वो कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। छोटी ही हो गई। स्पष्ट है? देखो यहाँ भी छोटी हो गई, वधु में भी छोटी हो गई, लड़कियां में भी छोटी हो गई। तो इससे मुझे एक बात ध्यान आ गई कि शब्द शुद्धि में यदि इस प्रकार का शब्द दे दें वो, और कैसे दे दें? नदियां, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, अशुद्ध वर्तनी है। ध्यान में आ गई बात? चलो, बस इतना सा ध्यान रखना कि अनुस्वार जो है वहां नासिका से श्वास निकलती है, और अनुनासिका में नासिका और मुंह दोनों से निकलती है श्वास। क्लियर है? चलो, अब देखो आपके लिए मैं इनका बड़ा प्यारा विभाजन लेके आऊंगा, जीवन भर की आपकी ये समस्या निपट जाएगी अनुस्वार और अनुनासिक की। इसके बाद मैं र की भी जो आपकी समस्या है उसको भी निपटा दूंगा।
कहाँ कैसे यूज करना, अनुनासिक भी कहाँ यूज आ रहा है, ये तो अब आपको ध्यान में आ ही गया होगा। और बाकी ये जो मैं आपके साथ अभी इनका विभाजन, आपका इनका डिफरेंस आपके साथ जब मैं चर्चा करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा, आपको भी आनंद आ जाएंगे। इनका विभाजन और आप समझ लो अच्छे से। अनुस्वार में मैंने क्या लिखा है, इनकी प्रकृति कैसी है मेरे मित्र, व्यंजन की प्रकृति है। अच्छा, ये जो पंचम वर्ण है, ये जो पांचों वर्गों के पंचम वर्ण है, ये कहाँ देखने को मिलते हैं मेरे मित्र, ये आपको व्यंजन में ही देखने को मिलते हैं। तो इन अनुस्वार की जो प्रकृति है वो कैसी है मेरे मित्र, व्यंजन की, ये ध्यान रखना। कैसी प्रकृति है, व्यंजन की प्रकृति है। और इनको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, सिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में इनको लिखा जाता है। अण, नये, ण, न, म, ये पांचों हो गए। और हाँ, अन्य वर्णों के द्वारा भी, जैसे कि मतलब कि इनका जो हम, इनको जब हम लिखते हैं तो इनकी पहचान ये है कि अनुस्वार का जब हम लेखन करते हैं तो किसी अन्य वर्ण के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था चंचल और गंगा, कंठ भी इसमें आप जोड़ सकते हो। जैसे कंठ, कंठ को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, कंठ। देखो ये ठ है, ठ पे कौन सा आ रहा है, ण आ रहा है। ठीक है, तो मैं कंठ को कैसे लिखूंगा, कंठ मतलब कि जो आपका अनुस्वार है उससे आगे वाला जो आपका वर्ण है उसके अनुसार क्या लगता है, ये जो पंचम वर्ण लगता है। तो आपने देखा क के आगे क्या है, ठ है, तो किस वर्ग में आ जाएगा ये, क ख ग घ न, च छ ज ज ण, ट ठ ज ढ ण। तो ट वर्ग में आया ये, तो ट वर्ग में पंचम वर्ण कौन सा है, अण है। तो मैं क्या अणे के रूप में भी इसको लिख सकता हूं। क्लियर है। इसी तरीके से दंत, कौन सा वर्ग आ गया, त वर्ग में देख ले, तो इसमें क्या आता है मेरे मित्र, आदाना, तो ये क्या हो गया, त हो गया। आपके मन में आ रहा होगा पूरा में क्यों नहीं आ रहा, है ना, कि दंत में अरहिति है मेरे मित्र, क्या अरहिति है ये दंत। क्लियर है। अच्छा, और भेद देख लें एक बार अनुस्वार का देख लें, फिर मैं आपको अनुनासिक का बता दूंगा। नेक्स्ट, पृथक ध्वनि है, स्वतंत्र ध्वनि है। ये स्वतंत्र ध्वनि है तभी तो आप क्या कर पा रहे हैं, इसको अन्य रूप में भी लिख पा रहे हैं, जैसे गंगा, चंचल, कंठ, दंत। यदि स्वतंत्र ध्वनि नहीं होती तो आप इसको अन्य रूप में भी नहीं लिख सकते थे। क्लियर है। स्वर से पृथक ध्वनि है ये, क्या मेरे मित्र, स्वर से पृथक ध्वनि है, तभी तो हम क्या कह रहे हैं इनको, इनकी प्रकृति कैसी है मेरे मित्र, व्यंजन की प्रकृति है। क्लियर है। एक बात और ध्यान रखना, ये जो अनुस्वार होते हैं ना, अनुस्वार जो हैं संज्ञा शब्द हैं। अनुस्वार संज्ञा शब्द हैं, इनका उच्चारण केवल नासिका से होता है, ये हमने देख लिया। अनुस्वार युक्त पद कैसे होते हैं मेरे मित्र, तत्सम वाले होते हैं। क्या, जैसे कि कंचन है, हंस है, अंक है, अंगद है, आ, आ, संसार है, संयम है, ये सारे कैसे हैं, तत्सम वाले पद हैं। क्लियर है। और आपको ध्यान ही है इनकी संख्या कितनी है, 5 है। अब एक बार ये अनुनासिक भी देख लो, इनकी प्रकृति कैसी होती है मेरे मित्र, अनुनासिक की स्वरों की प्रकृति होती है। और इसको भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो अनुनासिक और अनुनासिक। ये ध्यान रख लेना मेरे मित्र, अनुनासिक जिन्हें केवल मुख से उच्चारित किया जाता है, और ये हो गया आपका अनुनासिक जिन स्वरों का उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। स्पष्ट है। केवल
अनुनासिक, अन प्रत्यय लग गया इसमें, केवल मुख से, इसमें मुख प्लस नाक से, अनुस्वार में केवल और केवल नाक से। अच्छा, उदाहरण देके बताओ साहब। बिल्कुल बताते हैं। अनुनासिक का उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे कि अ है, आ है, ई है, इनको आप बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? केवल मुख से ही उच्चारण किया जाएगा। अच्छा, नाक बंद करके बोल के बताओ मुझे, आ आ, बोल नहीं पाओगे। एक बार प्रयास करके देखो मेरे मित्र, नाक बंद करके आपके अनुनासिक जो शब्द हैं, जैसे अ आ ई है, इनको बोल के बताओ, अ आ ई ई, हो जाएगा। ठीक है। अनुनासिक, अनुनासिक में क्या है? उच्चारण मुख और नाक से भी होता है। जैसे चंद्र बिंदु लगा दी मैंने, ठीक है। अच्छा, ई में भी लगा दूं, छोटी ई में भी लग जाती है। क्लियर है? ये क्या हो गया? अनुनासिक हो गया। आ ए। क्लियर है? चलो, कैसे प्रदर्शित करते हैं? शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाए करते हैं। इसका लेखन अन्य प्रकार से नहीं होता, जैसे कि हमने इस वाले में किया था। ठीक है। जैसे कि आपने लिखा गांव, क्या लिखा मेरे मित्र? गांव। तो मैं इस गांव को क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता। नहीं लिख सकता ना, क्योंकि ध्वनि ही नहीं आ रही मेरे मित्र पंचम वर्ण की इसमें, इसलिए मैं लिख भी नहीं सकता। इसी प्रकार से मुझे बताओ, चांद क्या है मेरे मित्र? चांद है। इस चांद को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता, वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी। ऐसे ही मैंने आपको एक उदाहरण और दिया था, इसका, हंस का। इसको मैं आधा न लगा के लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता। तो कहने का मतलब, इसका लेखन अन्य प्रकार से नहीं होता है। स्पष्ट है मेरे मित्र? चलो आगे बढ़े। अच्छा, इसकी कोई प्रतीक ध्वनि नहीं होती है, ये अपने वर्ण के साथ ही जुड़ के ध्वनि प्रयुक्त ध्वनि निकालता है। इसका उच्चारण कैसा होता है मेरे मित्र? लघु होता है। जब वर्णों से पृथक ध्वनि इसकी होती नहीं है, तो इनका उच्चारण भी कैसा होता है मेरे मित्र? लघु होता है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था ना, अनुस्वार संज्ञा शब्द होते हैं। ये कैसे शब्द होते हैं? विशेषण वाले शब्द होते हैं। दिमाग मत लगाना, भी पीएचडी इसमें अपन को करनी नहीं है। ठीक है। ये शब्द नासिका और मुख दोनों से श्वास निकलता है तब बनते हैं। और ये कैसे शब्द होते हैं? अनुनासिक वाले तद्भव शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं मेरे मित्र? तद्भव शब्द होते हैं। स्पष्ट है? नासिका और मुख से दोनों निकलते हैं। उदाहरण आपको पता ही है, जैसे कि आपने बोला आंख, आंच, ऊंट, आव, चांद आपने देख ही लिया, ऊंच, जू, कंगना, ये सारे कैसे शब्द है मेरे मित्र? आ, चंद्र बिंदु वाले अनुनासिक हैं। एक कंगना आपको मैं उदाहरण और बता दूं। कंगना में ये चंद्र बिंदु आएगा, ध्यान रखना। क्या? चंद्र बिंदु आएगा। क्या आएगा? चंद्र बिंदु आएगा क्या? ये एक बार आपके लिए एक उदाहरण है। इस उदाहरण को चेक करके मुझे बताना, ये सही है या ये सही है? बता दोगे? ठीक है। चले आगे। ये आपको क्लियर हो गया, अनुनासिक और अनुस्वार। अब आगे बढ़ते हैं। ये स्वर का विभाजन है। इसको करने से पहले मैं आपके साथ वो र वाला समस्या भी पूरा कर देता हूं। ठीक? ठीक है। देखो मित्र, र बहुत परेशान करता है। र के भी आपको विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं, तो हर किसी शब्द में देखने को मिल जाता है। एक तो ये पूरा र रकार वाला है, जिसमें अ जुड़ा हुआ है। मैंने पूरा लिखा है, देखो। ये अरहित है, अरहित नहीं लिखा मैंने, मैंने पूरा र लिखा है। स्पष्ट है? अच्छा, एक आपको इस प्रकार से चिन्ह देखने को मिलता होगा, और ये आपको तो पता ही है, इसको क्या बोलते हैं? रैफ वाला र बोलते हैं। कौन सा र बोलते हैं इसको मेरे मित्र? रैफ वाला र बोलते हैं। इसको कहीं कहीं पर हंस पद भी बोलते हैं।
पर आप इसको इसी प्रकार से ध्यान रखना चिन्ह के आधार पर। क्लियर है? अब मैं इसके कुछ उदाहरण लिखता हूं। अमर, इसको देखो उदाहरण है, उसका उच्चारण ऐसे होगा अमर, क्योंकि र में अ जुड़ा हुआ है। अमर बोल दोगे तो हम क्या उच्चारण गलत कर देते हैं। कई बार आप देखेंगे कि जब आप यूपी में जाते हैं तो वो शब्द को पूरा बोलते हैं, फिर आपको लगता है कि यूपी बिहारी हैं, कैसे बोल रहे हैं। अमर बोलते हैं, अमर अमर आया नहीं है, है ना। रात, रात हम छोटा बोल के रुक जाते हैं, जबकि इसका उच्चारण कैसे होगा, रात, पूरा होगा त। देखिए, गीता के श्लोकों के लिए एक लर्न गीता करके अपने स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी द्वारा एक बड़ी शानदार क्लास चलती है, गीता के श्लोक सिखाते हैं, उसमें उच्चारण सिखाते हैं। तो उसमें बड़ा बहुत ध्यान देते हैं कि हर शब्द में अरहित है या अयुक्त है। अरहित है तो उसका उच्चारण भी वैसे ही करें, और अयुक्त है तो उसका उच्चारण भी कैसे, ये कैसे है, रात, अजगर, क्या, अजगर, अजगर ऐसे नहीं छोड़ सकते, अजगर। ये तो क्या हो गया, पूरा र हो गया जिसमें अ जुड़ा हुआ है। चलिए अगला देखो। अगला है ये जो चिन्ह जिसको आप हंसपद भी कई बार कहते हैं। मैंने लिखा जैसे, क्या लिखा मैंने मेरे मित्र, प्रकार। क्या लिखा, प्रकार। अब ये प्रकार में जो ये नीचे जो मैंने ये जो चिन्ह लगा रखा है, ये जो चिन्ह है यही कौन सा है, र का ही रूप है। मैं इसको एक बार तोड़ता हूं। प, र, क, अ, ये मैंने पूरा इसका क्या कर दिया, वर्ण विच्छेद कर दिया। वर्ण विच्छेद भी आपको आना चाहिए। ये वर्ण विच्छेद आ गया तो आपकी संधि की करीबन 25% की समस्या पूरी दूर हो जाएगी। देखिए, एक संधि का नियम मैं आपको यही बता देता हूं कि जो आपके जो राइट हैंड साइड में वर्ण है वो किस में जुड़ेगा, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले में जुड़ेगा। तो ये र इसमें जब जुड़ता है तो ये आधा प, ध्यान रखना, इस आधा प में आप किस प्रकार से इस र को जोड़ते हो, ये वाला चिन्ह लगा के जोड़ते हो। क्लियर है? ये पूरा है र, लेकिन हम लिखते हैं जो मानकीकरण के अनुसार इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे आपने लिखा, क्या लिखा मेरे मित्र, क्रम। क्या लिखा, क्रम। इसमें ये क अरहित है और इसके साथ ये र जुड़ा हुआ है, फिर ये म है और म में क्या था, आ था। इस र को भी मैं और तोड़ सकता हूं, लेकिन मैंने अभी इसको पूर्ण लिखा है। इस र को मैं इसमें जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, ये क्र बन जाएगा। और इस म को मैं अरहित म में जोड़ूंगा तो ये पूरा म बन जाएगा। स्पष्ट है? इस अ को मैंने यहाँ जोड़ा, मतलब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, पूरा क हो गया। ये आ की मात्रा है, और इस अ में र में अ जुड़ गया तो ये क्या बन गया, पूरा र बन गया। और इन सबको यदि मैं जोड़ देता हूं तो क्या बन जाएगा, प्रकार बन जाएगा। वर्ण विच्छेद भी आपको आना चाहिए। स्पष्ट है? कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये जो मैंने र लिखा, कौन सा, प्रकार में, ये भी पूरा ही र है, लेकिन हम इसको कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से तिरछा लिखते हैं। स्पष्ट है? और इसके उदाहरण आपको सबको ध्यान में होंगे। सबसे अच्छा उदाहरण है राष्ट्र। हम सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो प्रेम। अब इसका यदि आप प्रेम का वर्ण विच्छेद करेंगे तो प में क्या जुड़ा हुआ है मेरे मित्र, ये र जुड़ा हुआ है, और ये एक की मात्रा है। और इस म को भी तोड़ देता हूं मैं तो ये बनेगा। अब पुनः इसको मुझे इसका योग करना है तो र किस में जाके जुड़ेगा, प में। तो इसको फिर र जुड़ते ही कैसा प्र बन जाएगा, ये प्र बन जाएगा। ये मेरे मित्र क्या है, ए। और अ इसमें जुड़ेगा, अभी मैं इसको यही लिख देता हूँ। और ये अ जब म में जुड़ जाएगा तो पूरा म हो गया, और ये जब ए की मात्रा इसमें जुड़ गई तो ये प्रे हो गया, और ये म प्रेम हो गया।
ये इसका मेरे मित्र क्या है, वर्ण विच्छेद है। स्पष्ट है, क्लियर? दोबारा बोल दूं कि कि यदि जब र से पहले वाला वर्ण, मैं ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, र से पहले वाला वर्ण, र से पहले वाला वर्ण यदि क्या है मेरे मित्र, अरहित है, क्या अरहित है, तो हम इस र को किस रूप में लिखते हैं, इस रूप में लिखते हैं। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, यदि र से पहले वाला वर्ण अरहित है, मतलब कि छोटा है, छोटा प है, ठीक है, तो हम उसको किस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। क्लियर है? तिरछा नीचे डंडा, ये हलंत से अलग है। हलंत आप लगाते हो तो कहाँ लगाते हो, ऐसे लगाते हो, और ये किस प्रकार से लग रहा है, इस प्रकार से लग रहा है। ध्यान रखना, ये आपके बाईं की तरफ लग रहा है हाथ के, और ये वाला आपके दाईं तरफ लग रहा है। हलंत, हलंत की बोल रहा हूं, ठीक है। अब जैसे राष्ट्र है, ठीक है, क्या बोला मैंने, राष्ट्र है, इसको भी समझ लो तो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसका नियम क्या है लगने का, जैसे कि राष्ट्र, इस राष्ट्र को मैं तोड़ता हूं, ठीक है, र है, र में मैंने ये आ की मात्रा निकाल दी, और ये श है, ये भी आधा है, ये ट है, ये भी आधा है, और ये हमारा क्या हो गया भैया, पूर्ण र हो गया। अब देखो ये र जो है इस ट के साथ, हलंत वाले ट के साथ जब जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, ये आपके बाएं हाथ की तरफ वाले चिन्ह की तरह रूप जुड़ेगा, नीचे तिरछा। ठीक है, जोड़ू मैं इसको, हमेशा कैसे चलेंगे, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ते हुए चलेंगे वर्ण को। ये आ की मात्रा इसमें जोड़ी तो ये क्या बन गया, रा। ठीक है मेरे मित्र, ये अभी हम आधा शय रखते हैं, और ये र इस ट्रक पे जुड़ जाएगा। चूंकि ट जो है हलंत वाला है, मतलब कि छोटा त है, तो इसमें ये तिरछा क्या लग जाएगा, मेरा र लग जाएगा। इस र को मैं कैसे प्रदर्शित करूंगा, तिरछा। ठीक है, मेरी बाईं तरफ, बाईं तरफ कब होगा, जब आप लिख रहे हैं तो लिखते वक्त आपकी जो दिशा रहेगी वो ध्यान रखना। हलंत के साथ क्या लग गया, ये आपका र लग गया, ये र पूरा र है। इस श को मैंने इसके साथ जोड़ा तो ये आधा श हो गया, और ये मेरा ट्र हो गया। तो ये राष्ट्र जो है इसका वर्ण विच्छेद ये है। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये वाला र और ये जो चिन्ह है तिरछा वाला र, ये हमेशा कैसे र हैं, पूरे र हैं। जिस भी शब्द में आएंगे वहां पर ये पूरे र के रूप में आएंगे। और जब ये चिन्ह आएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये चिन्ह जहां पर भी लग रहा है उससे पहले वाला वर्ण कैसा है मेरे मित्र, अरहित है। स्पष्ट है? अच्छा, अब इसी में रैफ भी देख लो। रैफ, इस रैफ वाले र को आप कैसे दिखाते हो, ऊपर दिखाते हैं, घुंडी बना हुआ। क्लियर है? सबसे पहला ही कर्म, इसका भी मैं आपको अभी संधि विच्छेद, सॉरी वर्ण विच्छेद करके बताऊंगा। एक मैंने लिखा सर्व, एक आशीर्वाद, ये तो बहुत आता है शब्द शुद्धि में भी। देखो ये जो रैफ वाले शब्द ना, ये शब्द शुद्धि में बहुत आते हैं, ध्यान रखना। और अब तो आपको शब्द शुद्धि के लिए जो तिरछा जो है अपना र है, ये भी आपको ध्यान में आ गया, ये पूरा र है, ये ध्यान रखना। अब जैसे मैं तोड़ता हूं आपके लिए, कर्म का एक बार वर्ण विच्छेद करता हूं। क में से मैंने निकाल दिया अ, और ये हो गया मेरा म, और म में से मैंने क्या निकाल दिया, सॉरी कर्म है ना, र और ये म। क्लियर? ये मैंने अभी म पूरा लिखा है, लो इसको भी तोड़ देता हूं। ये आपका कर्म है, ये आपका कर्म है। अब मेरी बात सुनो, कर्म का जब भी आप उच्चारण करते हो तो इस रैफ वाले रह का जो उच्चारण है वो क के बाद होता है। और लगता कब है, ये क के बाद होता है, लेकिन जब इसका उच्चारण होता है र का तो उसके आगे वाले वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे आशीर्वाद, ये स पे नहीं लगेगा, आशीर्वाद, श के आगे इस र का उच्चारण हो रहा है, लेकिन ये अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लगेगा। लेकिन उच्चारण इसका कहाँ होगा, पहले होगा। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते
आशीवारद ऐसे नहीं बोल सकते, आशीवारद नहीं बोल सकते। इस जो रैफ वाले का उच्चारण होगा वो व से पहले होगा आशीर्वाद, और जब आप लिखेंगे तो लिखते वक्त वर्तनी में कहाँ आएगा, ये उच्चारण होने के अगले वाले वर्ण पर आएगा। आशीर्वाद, जैसे कर्म बोला आपने, करम, तो आपने क के बाद क्या बोला, र, लेकिन ये लगेगा कहाँ, म पे, लेकिन उच्चारण कब होगा, म से पहले। कर्म, सर्व, कर्म बोलते हैं इसको, क्रम नहीं बोलते, सॉरी, कर्म, क्या बोला मैंने, कर्म। अच्छा, इसको अब मैं जोड़ता हूं, ये अ को मैंने क में जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, क, ठीक है। इस र को मैंने इस क में अभी जोड़ता हूँ, रुको पहले इसको र कर देता हूँ, इस अ को म में जोड़ा तो ये पूरा म हो गया, क्लियर है। अब देखो ये आधा र है, ध्यान रखना, जब भी ये आधा र है ये तो पूर्ण क हो गया ना, इस पूर्ण क में ये नहीं जुड़ेगा, ये अपूर्ण होने की वजह से अब ये किस में जुड़ेगा, इस म पे जुड़ेगा, किस पे जुड़ेगा, म पे जुड़ेगा। तो देखो अब आपको एक नियम ध्यान में आ गया, क्या ध्यान में आ गया मेरे मित्र, कि ये जो चिन्ह है तिरछा, ये र और ये र, ये जहां पर भी आएगा पूरा र के रूप में आएगा, और जब रैफ के रूप में ऊपर ये मात्रा दिखेगी आपको तो ये र कैसा होगा, ये अरहित र होगा, ये ध्यान रखना। और ये वाला र जब लगेगा तो ध्यान रखना, इससे पहले वाला जो वर्ण होगा वो कैसा होगा, अरहित होगा। कैसा होगा मेरे मित्र, अरहित होगा। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान कर लो मेरे मित्र, ठीक है। और ये जो र था ये हमेशा कैसा होगा, अरहित होगा। अरहित र हो किसी वर्ण के आगे तो वह जो र है वो कहाँ लग जाएगा, जहां पर इसका स्थान है उसके अगले वाले वर्ण के ऊपर लग जाएगा। और इसका उच्चारण कैसे होता है, जिस भी वर्ण के ऊपर लगा हुआ होता है उससे पहले इसका उच्चारण होता है। जैसे आशीर्वाद, कर्म, सर्व, ये ध्यान रखना, सर्व, वह में मैं अ जोड़ के बोल रहा हूं। तो आपका ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं, स्वर के और व्यंजन के कुछ भेद हैं जो हमारे राजस्थान बोर्ड की पुस्तक में दे रखे हैं। तो मेरा ये नैतिक रूप से एक दायित्व बनता है, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चलूँ, फिर आपका ये जो नींव है ना ये मजबूत हो जाएगी, और इसके संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है वो आप मुझसे कर लेना फिर मेरे में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने कल के लेक्चर में स्वर और व्यंजन का विभाजन समझा था। चूंकि राजस्थान बोर्ड की पुस्तक में आप देखेंगे कि व्यंजन का विभाजन दे रखा है उच्चारण के प्रकार के रूप में, इसी प्रकार से स्वर का भी कुछ विभाजन दे रखा है। इसको थोड़ा सा और अपन ने साइंटिफिकली माइक्रो इसका विभाजन कर दिया है। इनके बारे में आपको कुछ थोड़ी थोड़ी मूल जानकारी होनी चाहिए। तो हम एक बार स्वर का विभाजन देख लेंगे, उसके पश्चात हम व्यंजन का विभाजन देख लेंगे। चलिए, स्वर उत्पत्ति के आधार पर यदि अपन देखते हैं इसमें, तो एक तो होता है मूल स्वर, एक होता है संध्या स्वर। संध्या स्वर में दो इसके भाग हैं, दीर्घ और संयुक्त, जो अपने लास्ट में देखे थे। मूल स्वर क्या होते हैं, मतलब कि मूल स्वर वह होते हैं जिनकी उत्पत्ति में किसी अन्य वर्ण का योगदान नहीं होता है, इसी से बाकी बन जाएंगे, क्लियर है। और संध्या स्वर क्या होते हैं, ऐसे स्वर जिनके निर्माण दो स्वरों के योग से होता है, जिनको हम संध्या स्वर कहते हैं, क्लियर है। इसी में दीर्घ होता है और एक संयुक्त होता है। दीर्घ क्या हो गए, एक ही स्थान से उच्चरित दो सवर्ण स्वरों के योग से बने स्वर क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर। जैसे कि अधन, अ, ये क्या बन गया मेरे मित्र, आ, क्लियर है। छोटी ई को धन छोटी ई करेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ी। इसी तरीके से छोटा ऊ धन, छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, स्पष्ट है। आ ई उ, ये तीन क्या है मेरे मित्र, दीर्घ स्वर हैं, स्पष्ट है। आ, ई और उ, ये तीनों क्या हो गए मेरे मित्र, दीर्घ स्वर हो गए। अच्छा, और अब अपने संयुक्त स्वर की बात कर लें। जब हम यूं कहते हैं कि भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चरित दो
विजातीय स्वरों के योग से जो स्वर निर्मित होते हैं उनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ है, अ का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। ई का उच्चारण कहाँ से होता है? छोटी ई का उच्चारण कहाँ होता है? तालु से होता है। जब ये दो विजातीय मतलब दो अलग अलग स्वर्ण है, ध्यान रखना, अ और ई को हम जोड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है? ए का निर्माण होता है। अब आप मेरे मित्र एक काम करना, ये अ और ई को साथ बोल के देखना। आप इसको साथ बार बार पढ़ेंगे, जैसे कि आप वाल्मीकि को बोला था ना कि मरा मरा पढ़े जा तू, राम आ जाएगा मुंह से, सेम वही वाली बात है। आई 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 पढ़ते जाओ, आपका ये ए निकल आएगा। स्वरों का खेल है सारा। तो हमने क्या समझा? संयुक्त स्वर क्या होंगे? जो भिन्न भिन्न स्थान से उच्चारित होते हैं। भिन्न भिन्न स्थान से मतलब अ का उच्चारण तो कहाँ से हो रहा है मेरे मित्र? कंठ से। और ई का उच्चारण कहाँ हो रहा है? तालु से। जब भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वरों को हम जब उनको जोड़ते हैं तो क्या होता है? उससे निर्मित जो भी स्वर होता है उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। स्पष्ट है? क्लियर है? इसी प्रकार मेरे मित्र, जब अ में आप ऊ जोड़ देंगे तो बोल के देखो, औ औ औ, तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। स्पष्ट है मेरे मित्र? ये बन गया अपना ओ। इसी को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। इसमें मेरे मित्र ने यार जगह कम कर दी मैंने विभाजन में। संयुक्त स्वर का मैं आपको एक बार चारों बता देता हूँ कौन कौन से बनेंगे। जैसे आपने देखा अ धन ई बनाया तो क्या बन गया आपका? ए बन गया। स्पष्ट है? अ धन ऊ मिलाया तो क्या बन गया? ओ बन गया। ठीक है मेरे मित्र? अ धन ए मिलाया तो क्या बन गया? आई बन गया। क्या बन गया मेरे मित्र? आई। समझ गए? ये अगर मात्रा में वर्तनी में दिखाएंगे तो ये ऐसे बनेगा। क्लियर है? ये क्या बन गया आपका? आई बन गया। अच्छा, और अ के साथ यदि मैं ओ जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो गया? ए ए ओ और औ, ये हमारे पास क्या है मेरे मित्र? चार संयुक्त स्वर हैं। कितने? चार स्वर ये जो हैं, ये चार स्वर क्या है मेरे मित्र? संयुक्त स्वर है। आपको स्पष्ट हो गया? ये क्लियर है? अब इसमें भी एक बात का ध्यान रखना, जब आप संधि पढ़ेंगे ना तो इसको और स्पष्ट करते चलेंगे। अब ये छोटा ए है ना और ये छोटा ओ है, ठीक है? ए और ओ को हो तो हम जब आगे पढ़ेंगे इन स्वरों से संधि बनाएंगे तो इनको क्या बोलते हैं? गुण स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुण स्वर बोलते हैं। और जो आई की मात्रा और औ की मात्रा है, मतलब ये क्या हो गया ना? वृद्धि हो गया ना इनका। इनको क्या बोलते हैं मेरे मित्र? वृद्धि स्वर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? वृद्धि स्वर बोलते हैं। चलिए पीछे चलते हैं। ये आपको क्लियर हो गया? दूसरा, मात्रा के आधार पर या यूं कहें कि उच्चारण के समय के आधार पर तीन है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। प्लूत, ठीक है? ह्रस्व क्या है? पहले भी हमने चर्चा करी है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। कितना समय लगना चाहिए? कम से क्या तात्पर्य? एक चुटकी के बराबर जो समय लगता है। क्लियर है? और ह्रस्व स्वरों का एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वरों को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। कौन कौन से हो गए? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अ, ई, उ, री, इन चारों को हम ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, जो हमने पहले ध्यान में कर लिए। स्पष्ट है? दीर्घ स्वर क्या हो गया? जिन शब्दों के उच्चारण में अधिक समय लगे। अब कितना अधिक समय लगे? दो चुटकी के बराबर। कितना? दो चुटकी बजाने के बराबर समय लगे, उनको हम क्या कहेंगे मित्र? दीर्घ स्वर कहेंगे। स्पष्ट है? और इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और ये कौन कौन से हो गए? हमने पहले इसको देखा भी है। आ, ई, उ, ए, ऐ,
ओ, औ। क्लियर है? कितने हो गए? 7 स्वर हो गए। ठीक है, इन्हीं को मेरे मित्र दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, और हम इसको द्विमात्रिक या संध्या स्वर भी कहते हैं। स्पष्ट है? प्लूत, प्लूत देखो, सबसे ज्यादा समय किसमें लगेगा? प्लूत में। आप सुबह जब प्राणायाम करते हैं जो ओम बोलते हैं ना, वो यही है, प्लूत स्वर ही है। प्लूत स्वर में सबसे अधिक समय लगता है। कितना समय, कितना लगेगा इसमें? 3 चुटकी के बराबर। ओ, ओम। ठीक है, 3 चुटकी के बराबर प्लूत स्वर में समय लगता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ओम। इसमें ओ को आप अधिक लंबा खींचने पर हम क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। तो आप इसको लिखते भी कैसे हैं? अवग्रह भी बोलते हैं इसको। ये क्या है मेरे मित्र? ओम। लंबा खींचने पर ओम बोला जाता है, और प्रत्येक स्वर को लंबे समय तक बोलकर आप उसको प्लूत बना सकते हो। ध्यान रखना, स्वरों पे ये नियम लागू होता है। कोई सा भी स्वर हो, लंबा खींच दिया आपने तो प्लूत स्वर बन जाएगा। क्लियर? अच्छा, प्लूत स्वर का कहाँ पर प्रयोग होता है? हंसने में होता है, रोने में होता है, और कोई दूर खड़ा व्यक्ति से बुलाते ना, ओए इधर आ, तो ओए जो आपने लंबा खींचा ना, ये प्लूत स्वर है। ठीक है, संगीत शास्त्र में इसका उपयोग बहुत होता है। लंबा खींचना पड़ता है ना, आ, समझ गए? और स्वर सौंदर्य की अभिवृद्धि के लिए भी प्लूत स्वर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, अब स्वरों में अगला है ओष्ठ आकृति के आधार पर। मेरे जो होठ हैं, इनकी आकृति के आधार पर भी स्वरों का भेद किया गया है। एक तो होता है बेटा वर्तुलित, व्रतमुखी, और एक होता है अवर्तुलित या अवृतमुखी। अ जुड़ जाएगा इसमें प्रत्यय, ध्यान रखो, इसका क्या हो जाएगा? ये विलोम हो जाएगा। ठीक है ना? देखो, वर्तुलित क्या हो गया? जब हम ये हमारे होठ है, इनको गोल करके, जैसे ये गोल करके जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं, वो तो आपके व्रतमुखी या वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से हो गए मेरे मित्र? ये जैसे आप स्वर बोलो ऊ, ऊ, ओ, औ, ये सारे आप कैसे बोलेंगे? होठ को गोल करके बोलेंगे। क्लियर है ना? अच्छा, एक अपना इसमें ग्रहित स्वर भी है। ग्रहित मतलब जो आपने बाहर से लिया है, आ, जैसे अंग्रेजी के शब्दों में काम में लेते हैं ना, जैसे कॉलेज हो गया, तो मैं वर्तुलित में लिख दूं आपको। जैसे आपने बोला वर्तुलित में हो गया आपका आ तो उसमें हो जाएगा, सॉरी, ऊ, ऊ, ओ, औ, और ये आ। ठीक है, इसमें बिंदी नहीं है, ध्यान रखना। इसी को बोलते हैं ग्रहित स्वर। क्या बोलेंगे? ग्रहित स्वर बोलेंगे। इनको मेरे मित्र लिख लेना, नोट्स बना लेना इनके। ये आपके सारा मतलब यूँ मान के चलिए कि एक सिनॉप्सिस हो जाएगा बहुत शानदार, कई सारी अच्छी पुस्तकों का सारा सार हो जाएगा ये। वर्तुलित समझ में आ गया? जब हम हमारे होठों का कैसे वृत्ताकार करके जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं, उनको वर्तुलित बोलते हैं। जैसे कि ऊ, ओ, और अपना एक कौन सा हो गया मेरे मित्र? आ। गृहित, जैसे कॉलेज है। क्लियर है? 5 स्वरों को वृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। क्लियर है? कितने हैं ये? 5। अवर्तुलित क्या हो गए? इसमें जो आपके होठ हैं वो गोल नहीं होते, फैल जाते हैं। फैल जाते हैं, जैसे आ, ई, इसमें देखो गोल नहीं हो रहे। कितना विज्ञान है, आप देखो अपने स्वरों का। कई बीमारियां आपके मंत्रों से और अपने जो पुरातन जो आपको बीज मंत्र दिया करते थे ना, उनसे ही आपकी बीमारियां सही हो जाती हैं। चलिए, अवर्तुलित और अवर्तुलित में कौन कौन से हो गए? जिसमें हम होठों को क्या करते हैं? गोल नहीं, फैला के स्वरों का उच्चारण करते हैं। जैसे कि आपके क्या हो गया? आ, ई, री, ए, आई, ये कितने हो गए? 6 हैं। ये तो कितने मेरे मित्र? 5। और ये कितने हैं? 6 हैं। क्लियर है? कौन कौन से हो गए? आ, ई, ए, मतलब आई भी आप जिसको कहते हैं। क्लियर? और एक हो गया मेरे मित्र री। ये हो गए स्वर आपके 6, 5, 11। आगे ध्यान। और एक बात और ध्यान रखना, इसमें अ नहीं लिखा मैंने। अब जो अ है ना मेरा मित्र, अ का उच्चारण करो। अ के उच्चारण में हमारे होठ जो हैं वो उदासीन रहते हैं, इसीलिए हम इसको उदासीन स्वर भी कहते हैं। स्पष्ट है? अ को उदासीन स्वर भी कहते हैं, क्योंकि अ के उच्चारण में होठों का कोई योगदान नहीं। बस मुंह खोल के आपको बोलना है। आगे भी मैं उसके बारे में बता दूंगा। चलिए,
अगला है जिह्वा की स्थिति या भाग के आधार पर। देखो जिह्वा का किस भाग का उपयोग हो रहा है उसके बाद आधार पर भी स्वरों का विभाजन है। अग्र भाग के माध्यम से, मध्य भाग के माध्यम से, पश्च भाग के माध्यम से। देखो अग्र की मैं बात करूं तो जैसे कि छोटी ई और बड़ी ई, एक बार बोल के देखो आप। ई री ए आई, तो इसमें आपका जो उच्चारण हो रहा है जीवा का, इसमें आगे का भाग है वो सक्रिय है। ई क्लियर। री ए ये ध्यान रखना। ई ए आई और री, आगे की जीभ सूख जाएगी ज्यादा बोलोगे तो, आप देख के बोल के देखना। और ये कौन सा है मेरे मित्र? मध्य स्वर। इसमें मध्य स्वर में इनके उच्चारण में जीवा का जो मध्य भाग है वह सक्रिय रहता है। क्लियर है। और जब भी आप मध्य भाग के में जो स्वरों का उच्चारण करेंगे तो आपकी जो जीवा है ना थोड़ी सी पीछे सरक जाएगी। अच्छा कैसे? आ बोल के देखो, आगे नहीं पीछे। आ कॉलेज वाला आ आगत। ऊ ओ औ, सॉरी ओ औ नहीं, सॉरी मध्य, मध्य में आप बोलेंगे अ। ठीक है। अ, जीभ ना तो आगे आगे सरक रही है ना पीछे हटती है, मध्य में रहती है। इस दृष्टि से हिंदी में केवल एक ही है, वो है मेरे मित्र अ। मैंने आपको पश्च का उदाहरण बता दिया था, तो इसमें क्या हो जाएगा? अ। ना तो अ बोलते हैं तो जीभ कहाँ रहेगी? बीच में रहेगी। अच्छा पश्च कहते जो मैं आपको अभी बोल के बता रहा था। इसके अलावा जो भी हो गए अपने पश्च के, जैसे कि आ ऊ और ओ औ। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? पश्च के हो गए। आ कॉलेज का आ, ऊ ऊ और ओ और औ। 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गए? पश्च के हो गए। पश्च में वो ये जीवा का जो पश्च भाग है वो थोड़ा सा ऊपर उठता है और जीभ थोड़ी सी पीछे सरक जाती है, वो आपका पश्च का है। आप बोलेंगे आ ऊ, एक बार बोल के देखना शांति से बैठ के, आपको पता चल जाएगा कि मेरी जीभ पीछे जा रही है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें? ये इसलिए बता रहा हूँ मेरे मित्र, आप एक बार इनका अभ्यास करके देखना। जब आप आगे संधि पढ़ेंगे, जिन शब्दों को आप जब पढ़ेंगे ना, तो आपको जैसा उच्चारण रहेगा ना उसी उच्चारण से जब आप लिखेंगे तो आपकी जो गलतियां होती ना, कि हम शब्द पढ़ रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि बड़ी की मात्रा लगेगी, छोटी की मात्रा लगेगी। गंगा में भैया बिंदी लगेगी, चंद्र बिंदु लगेगा, हमें पता नहीं चल रहा। पंचम स्वर्ण का कैसा ध्वनि आ रहा है हमें पता नहीं चल रहा, जिनकी वजह से हमारी कई सिली मिस्टेक हो जाती हैं। वो सभी आपके क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ें। तो हमने स्वर उत्पत्ति के आधार पर देख लिया, मात्रा और उच्चारण के आधार पर देख लिया, ओष्ठ की आकृति के अनुसार देख लिया, और जिह्वा की स्थिति और उसके भाग के आधार पर हमने स्वरों का विभाजन कर लिया। चलिए अब है जिह्वा की ऊंचाई या मुख खुलने के आधार पर संवृत का विव्रत। विलोम भी साथ साथ करते जाओ। संवृत स्वर या उच्च स्वर भी इसको कहते हैं। ठीक है ना? देखो संवृत का मतलब क्या होता है? खुला हुआ। ठीक है ना? जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं और हमारा मुख अधिकतम खुला रहता है, या यूं कहेंगे अधिकतम ऊंचाई पर होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? संवृत बोलते हैं। ठीक है? अर्थात ओह माफ करना, वो तो विव्रत हो जाएगा। संवृत में हमारा क्या रहेगा? मुख बहुत कम खुला हुआ होगा। संवृत का अर्थ हो जाएगा विव्रत का खुला हुआ, सॉरी। संवृत अपना क्या हो जाएगा? उच्च स्वर भी हम जिसको कहते हैं, मतलब कि इसमें जो आपका मुख होगा कम खुलता है। संवृत विव्रत, संवृत का मतलब हो गया मुख आपका क्या है मेरे मित्र? कम खुलता है। क्लियर? ऐसा कम खुलता है तो आप बोल के दो क्या होगा? जैसे ही आपका मुख कम खुलेगा तो उच्चारित होने वाले स्वर होंगे ना, उनको आप संवृत बोलेंगे, और वह स्वर होंगे जैसे कि ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री। ई ऊ री। अब आप ये बोल के देखो, आपका मुंह बड़ा थोड़ा सा खुलेगा। संवृत, संवृत या उच्च स्वर भी जिसको बोलते हैं। और सीटी हो जाते हैं तब भी क्या मुंह आप कम खोल के बजाते हैं ना? हाँ। और ध्यान रखना है, देखो जब भी आप कम मुंह खोल के आप कोई भी बात बोलेंगे ना, दूर तक जाती है, इसीलिए उसको उच्च स्वर भी कहते हैं। ये सब्जी वाला आता है तो क्या होता है?
सब्जी ले लो, कभी मुंह ज़्यादा नहीं खोलेगा, पतला खोल के तीखी आवाज़ से बोलेगा जो दूर तक जाए, इसीलिए इसको उच्च स्वर भी कहते हैं। क्लियर है? मुख कम खुलता है और ऐसी स्थिति में उच्चारित होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संवृत बोलते हैं। इसके उदाहरण हो गया ई उ और री, बोल के देखिएगा। अच्छा, अर्ध संवृत क्या हो गया और उच्च या निम्न क्या हो गया? अर्ध संवृत में क्या हो गया कि इसमें जो है जितना इसकी खुल रहा था, कम खुल रहा था, इससे थोड़ा सा ज़्यादा आपकी तुलना में मुख खुलेगा, इसी को अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। क्लियर है? इसमें आप बोल के देख लो, ए ओ, ए ओ। देखो जो संगीत सीखते हैं ना, क्लासिकल म्यूजिक, उनमें इन शब्दों का बहुत बड़ा योगदान होता है। उनके अभ्यास में जो स्वर बनाते हैं ना, वो उसको इसी प्रकार से बनाते हैं कि वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर मुख ज़्यादा खुलता है, फिर ज़्यादा खुलता है, फिर उसको मुख कम खोल के उनकी आवाज़ निकालते हैं, ध्वनि निकालते हैं, फिर उसको इस प्रकार से सारे गामा कई रिदम बनाते हैं। जिससे क्या होता है, आपका कंठ और आपकी ध्वनि का ऐसा ज़बरदस्त अभ्यास हो जाता है कि उसमें कंपन करना सीख जाते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं ना, 1 सेकंड में वो 10 बार उनके ध्वनि को कंपन कर देंगे, ऊपर नीचे ले जाएंगे, और हमसे क्या नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें वो अभ्यास नहीं। वो अभ्यास कैसे करते हैं? इसी माध्यम से करते हैं। कौन सा? संव्रत, अर्धसंव्रत और विव्रत और अर्धविव्रत के माध्यम से वो क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। ई उ री, और इसमें आप थोड़ा सा इससे ज़्यादा खोलेंगे, किससे? संव्रत से, तो इसको क्या बोलेंगे? ए ओ। बोल के देख लो आप, ध्यान में आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, विव्रत, मुख अधिक खुला हुआ होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? विव्रत में मुख आपका एकदम से अधिक खुल जाएगा। मतलब कि इसका क्या हो गया? संव्रत का उल्टा क्या हो गया? विव्रत। संव्रत में जहां आपका मुख कम खुल रहा था उच्चारण, जब स्वर के उच्चारण में, वहीं विव्रत में आपका मुख अधिकतम खुल जाएगा। क्लियर है ना? सर्वाधिक खुला हुआ होगा। जैसे कि अब आप आ बोल के देखो, आ शब्द बोलोगे तो आपका मुंह पूरा खुल जाएगा। आ। क्लियर है? ध्यान में आ गया? इसी से थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, सबसे कम उससे ज़्यादा खुल रहा है और ये सबसे ज़्यादा खुल रहा है, और ये इन दोनों के बीच का हो गया अर्धसंवृत और विव्रत के बीच में अर्धविव्रत भी आ गया। इसमें क्या, लगभग आधा मुख आपका खुला रहता है, लगभग आधा मुख आपका खुला हुआ रहता है। जैसे कि आ से थोड़ा सा कम, और वो शब्द कौन सा हो गया? अ, ऐ और आपका ओ, औ, मतलब अ, ऐ, ओ, ये आपके हो गए स्वर, ठीक है ना। ये आ गया अ, ए, औ, इसी श्रेणी के हैं। क्लियर है ना? और विव्रत में तो आपका आ ही गया। चलो, ये हो गया आपके जिह्वा की ऊंचाइयां मुख के आधार पर। अब देखो, जाति के आधार पर और प्रकृति के आधार पर देखो, जो मैं भी आपके साथ चर्चा कर रहा था, सवर्ण मतलब सजातीय, असवर्ण मतलब विजातीय। असवर्ण क्या हो गया? जैसे अ और अ दोनों को मिला के आपने आ का निर्माण किया, ई और बड़ी ई को मिला के किया, उ और बड़ी ई को मिला के किया, री और री परस्पर क्या है मेरे मित्र? ये सवर्ण स्वर हैं। संधि में हम इनका जब उपयोग करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ध्यान में आ जाएगा ना आपको कि स्वरों की बात कर रहे हैं। अस्वर्ण कैसे हो गए? जब हम विभिन्न प्रकार के जो हमारे स्वर्ण के वर्ण हैं, जैसे कि अ और ई का संयोग हुआ, ई और ऊ का हुआ, बड़ी ऊ और बड़ी ई का हुआ, ए और आई का हुआ, ओ और ओ के साथ में आपने औ का कर दिया, ठीक है ना। तो ये परस्पर कैसे होंगे? अस्वर्ण स्वर कहलाएंगे। क्लियर है? अब आप बात कर लो प्रकृति स्वभाव के आधार पर। अनुनासिक और अनुनासिक, देखो ये विलोम भी आता है, सानुनासिक और निन्नुनासिक, ये विलोम आता है, इंपॉर्टेंट है। निर्नुनासिक और सानुनासिक। क्लियर है? ये प्रकृति और स्वभाव के आधार पर है। देखो, अनुनासिक, अन प्रत्यय लगा हुआ है ना इसमें, अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब क्या हो गया? या जिसको निर्नुनासिक भी कहेंगे, ऐसे स्वरों के उच्चारण में हवा क्या होती है मेरे मित्र? नाक से नहीं अपितु मुख से निकलती है, ठीक है ना। इन्हें ही निर्नुनासिक, नासिक जो आपका नेजल था, निर लग गया, अन लग गया, मतलब कि नाक से नहीं निकल रही है। नाक बंद करके भी एक बार आप बोल के देखो, ये शब्द बोल पाओगे। जैसे कि मैं पहला ही शब्द बोलता हूँ नाक बंद करके, आ ई उ री, ए ऐ ओ औ, बोल गए ना।
आराम से बोल के, कोई समस्या आई क्या? नहीं आई ना? तो ध्यान रखना, अनुनासिक और निम्नुनासिक क्या हो गए? उच्चारण हवा नाक से नहीं अपितु मुख से निकलती है। नाक से नहीं, मुख से हवा निकलती है। और जो मैंने आपको बताया वो सारे के सारे लिख लो आप। अ, आ, और जो कॉलेज वाला आ है, आगत है, ये चंद्र बिंदु नहीं, ध्यान रखना। कई बार गलती से मेरे से मैंने लगा दिया। ई, बड़ी ई, ऊ, ऊ, री, ए और आई, ये हो गए आपके, क्या हो गए? अनु अननुनासिक या निर्नुनासिक हो गए। इसी का उल्टा कर लें, अनुनासिक और सानुनासिक। यदि आपके अनुनासिक आ जाए तो उसको उल्टा बना देना अनुनासिक। क्लियर है ना? इसमें क्या है, वायु मुख के साथ में नासिका से भी निकलती है। मुख प्लस नासिका। देखो, इसीलिए भारतीय जो है ना मेरे मित्र, विश्व की कोई भी भाषा हो, थोड़े से अभ्यास के बाद भारतीय क्या वो भाषा बोल लेता है। क्यों? एक तो भारतीयों की जो अपनी भाषा है संस्कृत या हिंदी, उससे जीभ इतनी अपनी लचीली बन जाती है, किसी भी प्रकार की भाषा को तुरंत अडॉप्ट करके वो बोलने लायक है। चीनी आ जाएगा, जापानीज आ जाएगा, अंग्रेज आ जाएंगे, उनकी जीभ मुड़ेगी नहीं, अपने शब्द ही नहीं बोले जाएंगे। जब उच्छिप्त और आप जब रैफ वाले शब्द बोलेंगे तो उनकी हवा निकल जाएगी। मुझे बहुत गर्व होता है यार कि हमारी भाषा कितनी वैज्ञानिक और ज़बरदस्त है। बालकों को अंग्रेजी में आप जो स्टार्टिंग की जो फेज़ हैं उसमें पढ़ा के एक तो उनका मस्तिष्क और बोलने की क्षमता का सत्यानाश कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, मुख और नासिका दोनों से अगर यदि आप वायु निकालते हैं, उनसे जो स्वर निकलते हैं उन्हीं को हम अनुनासिक और सानुनासिक बोलते हैं। ठीक है, साथ में, ठीक है ना, सानुनासिक। अच्छा, ये कौन कौन से हो जाएंगे? देखो, जो चंद्र बिंदु वाले मैंने आपको बताए थे ना, अनुनासिक तो चंद्र बिंदु ही हो गया ना। तो चंद्र बिंदु वाले जितने भी शब्द होंगे वो सारे इसी प्रकार से निकलेंगे। अ, आ, ई, ऊ, ई में भी लगता है, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, स्थान लाघव, उसकी कमी की वजह से हम क्या लगा देते हैं? अनुस्वार लगा देते हैं उसमें। क्लियर है? ये जितने भी मैंने ऊपर लिखे हैं ना, इसमें सब में आप यदि चंद्र बिंदु लगा देंगे तो ये बन जाएगा कौन सा? अनुनासिक। क्लियर? चलो, ईंट, भौंकना, और आपका क्या हो गया? गोंद, ईंधन। देखो, ईंधन आप जब भी देखते हैं ना इस प्रकार से देखते होंगे, ईंधन बोल के देखो, ई से आप अलग नहीं कर पा रहे होंगे इस अनुस्वार को। ठीक है, तो आपको बताया भी था मैंने, अनुनासिक में आप क्या, जो ये पंचम वर्ण जैसे अपन ने बताया था अनुस्वार में, उसको तो हम अलग कर देते हैं, इसको आप अलग करके नहीं लिख सकते, ये साथ इसके जुड़ा हुआ है। क्लियर है? व्यंजन वाले शब्द हैं ये। ईंधन बोल के देखो, ईंधन, गोंद, तौंद। क्लियर? चलो, उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ, तालव्य, ओष्ठ्य, मूर्धन्य, कंठ, तालव्य और कंठोष्ठ है। देखिए, ये आपके राजस्थान बोर्ड वाले की पुस्तक में भी दे रखे हैं, राजस्थान बोर्ड की पुस्तक में भी दे रखे हैं। अब इसमें कंठ से जो स्वरों का उच्चारण हो रहा है वो कंठ से, तालु से तालु से, ओष्ठ से ओष्ठ, मैं आपको भी बता दूंगा, चिंता, मूर्धन्य, कंठ, तालव्य, कंठोष्ठ है। चलो, इसको भी फटाफट देख लेते हैं। चलिए, उच्चारण के स्थान के आधार पर कंठ है, कंठ से उत्पन्न वाले सर, जैसे कि आप देखिए, आ बोल के देखिए कहाँ से हो रहे हैं? कंठ। क्लियर है ना? क्योंकि इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। इसके आगे मैंने एक डायग्राम बनाया, उससे भी आपको दिखा दूंगा। बनाया क्या है? कॉपी करके लगाया। तालव्य, तालु, तालु से उत्पन्न होने वाले स्वर ध्वनियां तालव्य, जैसे कि ई। आप बोल के देखना, तालु क्या हो गया? ये जो अपने ऊपर वाला हिस्सा है, कठोर वाले के पीछे का जो, देखो ये जो ऊपर है, ऊपर वाले में तो स्टार्टिंग के जो दांत के पीछे वाला हिस्सा है तालु, वो तो एक कठोर तालु है, और एक पीछे और है, वो क्या है? सॉफ्ट है। क्लियर? तो तालु से उत्पन्न वाली ध्वनियां क्या हो गई? तालव्य। क्लियर है? तालव्य वाले में क्या क्या आ गया? ई और ई आ गई, इनका उच्चारण स्थान तालु है। ओष्ठ है, अभी हमने देखा ही है, होठ से उ और उ, ये ओष्ठ संज्ञा वाले वर्ण है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान क्या है? होठ है। मूर्धन्य, मूर्धन्य क्या हो गया? देखो, जो मैं तालु के पीछे वाला हिस्सा आपको बता रहा था ना, मूर्धा बोलते हैं,
सॉफ्ट वाला पार्ट उसको मूर्धन्य बोलते हैं। कौन सा स्थान है वो? मूर्धन्य। री बोल के देखिए, वहां से री का जो स्वर निकल के आएगा वो मूर्धन्य होगा। एक है कंठ तालव्य, ये क्या हो रहा है? कंठ से भी हो रहा है और तालु से भी आ रहा है। कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु, ये क्या हो गया? कंठ तालव्य। जैसे कि ए और ए, क्लियर है? कंठ तालव्य, क्योंकि इनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से हो रहा है। ए, यहां से भी आवाज आएगी, यहां से भी ऊपर टकराएगी, ध्यान रखना, मूर्धा से भी, तब आपकी बनेगी ए और ए। कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है क्या हो गया? जिसका उच्चारण कंठ और होठ से होता है, जैसे ओ और औ। अभी आप इसमें देख लो, मूर्धा, री, ट वर्ग और श। मूर्धा क्या हो गई? ये वाला हिस्सा हो गया। तालु, ये इसके ऊपर वाला का जो पीछे का जो ये अपना सॉफ्ट वाला पार्ट होता है ना मित्र, इसी को तालु बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, कंठ और तालु आपने देख लिया, जहां पर ये हमारा कंठ वाला पार्ट और तालु दोनों से निकल रहा है। ये कंठ है हो गया, अ आ और क वर्ग और ह। क्लियर? क्योंकि मैंने व्यंजन को इसमें शामिल नहीं किया है, क्योंकि स्वर का ही मैंने आपको विभाजन बताया है, लेकिन इसमें स्वर और व्यंजन के दोनों को उदाहरण दे रखे हैं। नासिका हो गया, दंतमूल ये अपन उसमें देखेंगे, तवर और सवर व्यंजन में देखेंगे, ये भी व्यंजन में देखेंगे। ये अपना आ गया ओष्ठ, ये स्वर वाला आ गया होठ से वाला, ओष्ठ और कंठ, ओ औ आ। क्लियर है? तो देखो मित्र, अपने स्वर वाले तो सारे क्लियर हो गए। व्यंजन का एक भाग और बच रहा है, उसको भी एक बार धैर्य से देख लेना। तो व्यंजन का विभाजन उच्चारण के स्थान से हमारे राजस्थान बोर्ड की पुस्तिका में जो दे रखा है, पुस्तक में दे रखा है, उसको तो एक बार मेरे मित्र साथ में आप कर लो। उसके बाद हम क्या करेंगे? संधि स्टार्ट करेंगे। चलिए, सभी को नमस्कार, राम राम। इसके बाद एक छोटा सा और सेशन होगा, उसको आप चाहे तो यूट्यूब पे भी उसको डाल देंगे ना, बाकी तो वो ऐप पर तो हम उसको अपलोड करेंगे। चलिए, वो छोटा वाला सेशन रहेगा, छोटा, वो 20-25-30 मिनट का, उसको भी इसके बाद हम यूट्यूब पर डाल देंगे। चलिए, राम राम, मौज किए जाओ सभी।